हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन के सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सामान्य विज्ञान का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके और बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले का जो पार्ट है वह इसके पहले की वीडियो में पूरा किया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप वहां से उसको जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। सही आंसर ऑप्शन डी। इसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। जबकि जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम लोग स्टेपिज के नाम से जानते हैं और यह कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है। सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाई जाती है। अभी हम लोग इसका डिस्कशन किए हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी होती है वो कौन सी होती है? जीभ होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि जो है वह जानु संधि है। कौन सी संधि है? जानु संधि है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को हम लोग साइनोवियल द्रव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साइनोवियल द्रव के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म चयन करना है। इसमें गलत युग्म चयन करना है तो गलत युग्म में हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिबंध जो है गर्दन है, यह सही नहीं होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है मैक्सिला। मैक्सिला जो है वो जबड़ा से संबंधित है। और पेटेला बोन जो पैरों में पाया जाता है वो पैर से संबंधित है। कार्पल बोन जो है वो हाथ में पाया जाता है। और अल्ना बोन ये भी हाथ में पाया जाता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है वो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो जबड़े की हड्डी जो होता है शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अभी हम लोग पढ़े स्टेपिज अस्थि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर का जो कान होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी होती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो माथा होता है उसमें 8 हड्डी पाया जाता है। चेहरा में कुल 14 हड्डी पाया जाता है। कान में 6 हड्डी होता है। और कंठास्थि होता है जिसमें 1 हड्डी पाया जाता है। टोटल का योग कितना हो गया? 29 हो गया। तो मानव सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है? तो थायराइड ग्रंथि के संचालन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो आयोडीन आवश्यक होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वयस्क मनुष्य में कितना पाया जाता है? तो 206 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम और श्रोणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? तो यह जो है नितंब अस्थि जो है इन तीनों के मेल से बनता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में
बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनेपन के लिए जो है वो पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय वर्ग का नहीं है? कोशिकीय वर्ग का नहीं है तो एनालिडा जो है वो कशेरुकी वर्ग का नहीं है। माफ़ कीजिए, कोशिकीय नहीं है, कशेरुकी है। कशेरुकी वर्ग में कौन सा नहीं है? तो एनालिडा जो है वो कशेरुकी वर्ग में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो वह जो है वह कंडरा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। कंडरा जो है वो स्नायु के समकक्ष ही होता है, जिसको हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजिक ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश पेशियों को हड्डियों को जोड़ता है। तो पेशियों के हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो कंडरा जो है वो पेशियों के हड्डियों को जोड़ता है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो एक कंडरा जो है वो केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो हमारे पेशियों में जो है वो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? पीड़ा होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होता है। तो मांसपेशियों का जो थकान होता है वो लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल संख्या 206 होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर किसमें पाया जाता है? इसको देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? शिराओं में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट जो है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है। किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का भाग है। अगला प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो मानव शरीर की दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध या लिगामेंट के द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, डैश हड्डियों को जोड़ता है। हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो स्नायु बंध जो है वो हड्डियों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे डैश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको स्नायु कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो है वह एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मैक्रो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो कंघा जो है वो अक्षीय हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न है, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को जो है मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां जो है वह दिल में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो वह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीरा जो है वह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ट मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती हैं जो बनता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होता है? बनता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं। तो स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है वो हाथ में विद्यमान होती हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करता है। तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज जो है क्या करता है, मुलायम करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होती हैं जो डैश से बनता है। किससे बनता है यह? ऑप्शन नंबर ए किससे बनता है? कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस से बनता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं इनको कंकाल मांसपेशियों के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियम है। कौन सी है? स्टेपिडियम है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन सी कार्डियक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्डियक। अगला प्रश्न है, डैश न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है। तो न्यूनतम आधात्री वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो स्नायु जो है वो न्यूनतम आधात्री वाला संयोजी ऊतक है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, धारीदार पेशियां डैश होती हैं। तो धारीदार पेशियां जो है वो बहुनाभिकीय होती हैं। क्या होती हैं? बहुनाभिकीय होती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो जो एड्रेनलाइन जो हार्मोन्स है वह हृदय की गति को बढ़ा देता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है, जैसे डैश बीच वाले कान में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैमर, एनविल एवं सिस्टर्प। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। कानों को किसके कारण मोड़ा जा सकता है? तो कानों में उपास्थियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण कानों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो मध्य कान में 3 हड्डियाँ जो है उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है हैमर, एनविल और स्टिरअप है। क्या है? हैमर, एनविल और स्टिरअप है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। तो संकुचन उत्पन्न करने के लिए जो सिकुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्टिन के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? तो मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां जो है वह बाह में उपस्थित होती हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायोसिन एवं एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन जो है मांसपेशीय प्रोटीन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो सार्कोलेमा जो है वो मांसपेशीय तंतु को कवर करने वाली एक झिल्ली है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो जो एक्सल है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, जबकि स्टिरअप, हैमर और एनविल यह तीनों जो है किसमें पाया जाता है? मध्य कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य कान में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप को जो है पलिया कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है? तो लिगामेंट द्वारा कौन जुड़ा होता है? लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वह अंतःस्रावी तंत्र है, इंडोक्राइन सिस्टम्स है। आइए इसका देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो हमारे बालों, त्वचा एवं आँखों के रंगों के लिए जो मेलानिन होता है वह उत्तरदायी होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो जो टेस्टेरोन होता है वह बदलाव लाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य जो है वो मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो कंठ एवं टेडुआ को जो है वह एडम का एप्पल कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन्स है? तो पशु हार्मोन्स कौन सा? इंसुलिन जो है वो पशु हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है यह पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन्स के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होता है? तो एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है उसके कारण जो है वह धड़कन एवं श्वसन दर में क्या होता है? वृद्धि होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन्स है? तो जो एस्ट्रोजन है वो प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन्स है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य है कि वह ग्लूकोज एवं वसा के उपयोग एवं भंडारण को कैसे करता है? यह नियंत्रित करता है कि शरीर जो है ग्लूकोज और वसा के उपयोग एवं भंडारण का नियंत्रण कैसे करता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? जो लार है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि पिनियल, थायराइड एवं अधिवृक्क जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जो पिनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अविटू ग्रंथि है, थाइमस है, अधिवृक्क है, अग्नाशय, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है हार्मोन्स, वह जो है वह गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा को विस्तारण का काम करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले कंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, उसका क्या नाम है? उसको जो है पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन अग्नाशय के द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है? तो मानव रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एकल कोशिका वाले निषेचन अंडे को डैश कहा जाता है? तो एकल कोशिका वाले निषेचन अंडे को युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो आयोडीन जो होता है वह थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों से जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ हार्मोन्स दिया गया है और वो कहाँ से स्रावित होता है उसको दिया गया है। तो देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषणों से स्रावित होता है और थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है और एस्ट्रोजन का स्रावन जो है ग्राफिन फॉलिकिल के से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकागोन जो है वह रक्त शर्करा के कमी को रक्त में शर्करा की मात्रा को कमी होने से बचाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि शीर्षस्थ ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये सभी क्या है? ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं।
अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन डैश से होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका स्रावन अग्नाशय से होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर के गला में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो इंसुलिन जो है वह रक्त शर्करा के स्तर का नियंत्रण करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नाशय जो है बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन का स्रावन होता है और गामा कोशिका से सोमेस्टोस्टेटिन का नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैच करने वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पी। केपिल का हार्मोन जो है वो पैराथायराइड से होता है। अगला है एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वह अधिवृक्क ग्लैंड से निकलता है और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वह पीयूष ग्लैंड से निकलता है और मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वह पीनियल ग्लैंड से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्रावण के कारण होता है। तो यह जो है वो थायराइड हार्मोन्स के अतिस्रावण के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है वह इंसुलिन सोमेस्टोस्टेटिन का स्रावन नहीं होता है। सोमेस्टोस्टेटिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय के गामा कोशिका से होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो रक्त में जो है शर्करा की वृद्धि की पता जो अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा चलता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस के आइसोलेट किस मानव अंग में पाया जाता है? तो यह जो अग्नाशय में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज जो है इसका जो है वो विकल्प एंजाइम नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो पेट की परत में जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो जो पित्ताशय है वह एक ग्रंथि नहीं है, जबकि अधिवृक्क, जिगर एवं पीयूष ग्रंथि ये जो सभी क्या हैं, यह ग्रंथियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बैंटिंग को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऐसा जो है त्वचा में मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करता है। एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि है या पाचक ग्रंथि। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस का आइसोलेट जो है वो अग्नाशय में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग होता है। तो मानव शरीर में जो अग्नाशय होता है वो पाचन तंत्र का एक भाग होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो जो थाइमोसिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, जबकि थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन एवं ट्राईआयोडो थायरोनिन जो है, ये तीनों जो है थायरोक्सिन ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहता है। तो जो थाइमस होता है वह यौनावस्था तक ही सक्रिय रहता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ADH का पूरा नाम क्या है। तो ADH का पूरा नाम जो है वह एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डैश अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो अमाशय में स्रावित होने वाला जो है पेप्सिन एक एंजाइम है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थित एवं बदलाव लाता है। तो यह जो है टेस्टोस्टेरोन जो है यह बदलाव लाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यौनावस्था के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्रावन बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है। तो इन ग्रंथियों से जो है उस समय श्वेत और तेल स्रावित होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महिलाओं में मदा हार्मोन एस्ट्रोजोन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजोन का स्रावन जो है अंडाशय के द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डैश एंजाइम नहीं है। तो इंसुलिन जो है वह एक एंजाइम नहीं है, जबकि पेप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज ये सभी क्या है, एंजाइम है। और इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है, आयोडीन जो है आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्रावन डैश में प्रवेश करता है। तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृषण में कौन सा हार्मोन्स मुक्त किया जाता है। तो वृषण से कौन सा हार्मोन्स मुक्त किया जाता है, तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन जो है मुक्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है। इसका संश्लेषण कहाँ होता है, वृषण में होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के तल में स्थित होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का जो होता है वह खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो दूध बनाने की प्रतिक्रिया को प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वो उत्तेजित करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन्स उत्सर्जित होता है। तो आपातकालीन स्थिति के दौरान जो है एड्रीनलिन जो हार्मोन्स है उत्सर्जित होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन्स आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो अस्थि मज्जा में उपस्थित एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन्स है वो आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश में हार्मोन्स सामान्यतः अनुपस्थित होता है। तो जो जीवाणु होता है उसमें हार्मोन्स जो है अनुपस्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। तो यकृत के द्वारा जो पित्त स्रावित होता है वो किस चीज़ में मदद करता है, तो वह हमारे पाचन में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।